गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए, टीए में वीडियोस कम आ रहे हैं लेकिन ये वीडियो बहुत ही काम का है और ये सबके लिए है ये वीडियो। सिंस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि जो भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती हैं जनरली, जो छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी जो इंडिपेंडेंट हाउसेस बनते हैं, छोटे छोटे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें कभी भी कोई जनरली, मतलब एक आधा केस में कहीं कोई होता होगा, लेकिन जनरली कोई इंजीनियरिंग सलाह उसमें नहीं लेते हैं। और जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, जो भी लोग होते हैं, उनकी जो जानकारी होती है प्रैक्टिकल, जो उन्होंने साइट वाइट पे कैसे जैसे तैसे सीखा होता है, उसी के बेसिस पे वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इस तरह के नौसीखे लोगों के द्वारा किए गए कंस्ट्रक्शन में लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल पहलूज़ पे लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाऊं, ताकि उन्हें समझ में आए कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, और हो सके तो वो इसके लिए इंजीनियरिंग सलाह लें, किसी कंसल्टेंट का हेल्प लें, किसी एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइन इंजीनियर या आर्किटेक्ट का हेल्प ज़रूर लें अपने घर को बनाने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट अगर आप उन्हें देंगे तो आपका घर एक बहुत बेहतर तरीके से फंक्शन करेगा और उसकी सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छा वर्क करेंगी। दिक्कतें बहुत सारी आ सकती हैं, आपको नॉलेज नहीं होता, आपको पता नहीं होता, आप अपना नक्शा खुद बनाते हैं और उसमें कई सारी बेसिक गलतियां कर देते हैं, और जब आप उसमें रहते हैं तो ज़िंदगी भर उसको झेलना पड़ता है। तो बेटर है कि कुछ पैसे 50,000, 25 से 50,000 रुपये लगेंगे, छोटा मोटा 100 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगा, लेकिन इससे आपको काफ़ी, हो सकता है इकोनॉमी में भी काफ़ी बचत हो जाए और आपको काफ़ी अच्छा घर, बेहतर घर आपको मिले। ठीक है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाह था जो मैंने आपको दिया है। मैं भी एक तरह का कंसल्टेंट ही हूँ, मैं भी इस तरह की सेवाएं देता हूँ जो भी मेरे पास आता है। तो मुझे मालूम है कि किस तरह से लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और जिसकी वजह से तरह तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्लैब कास्टिंग, या यूँ कहिए जनरल बोल चाल की भाषा में कहते हैं कि ढलैया जो हम करते हैं अपनी छत की, वो करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मिथ्स जो हैं फैली हुई हैं, उन मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे और सारा कुछ क्लियर कर देंगे आपके सामने। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने एक और चैनल शुरू किया है, और उस चैनल का नाम है पैम एकेडमी, जिस पे मैं आईआईटी जेई से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। तो आईआईटी जेई से बेसिकली फिजिक्स के वीडियोस, लेक्चर अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। तो ये आई बटन पे उसका लिंक भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ आप उस चैनल को जाइए, देखिए। अगर आपका कोई भी है, जो कोई भी आपके सर्कल में, रिलेशन में, दोस्ती में कोई है जो आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और अगर आप भी जानना चाहते हैं, ऐसा चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पैम एकेडमी को भी आप लोग देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला जो एक मिथ है कि स्लैब में जितना ज़्यादा सरिया डालेंगे या जितना ज़्यादा रेनफोर्समेंट या स्टील का बार जितना ज़्यादा डालेंगे वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा, ये हमेशा सही नहीं है। ध्यान रखिए, हमेशा सही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्टील डाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका घर बहुत मजबूत बन जाएगा। इसलिए इस बात को पहले तो दिमाग से निकालिए। कितना स्टील डालना है, जब ज़रूरत के हिसाब से जितनी ज़रूरत हो उतना ही स्टील डालेंगे, तभी आपका घर ज़्यादा मजबूत होगा। अगर उस ज़रूरत से आपने ज़्यादा डाला तो भी आपका घर कमज़ोर होगा। ज़रूरत से कम डालेंगे तो कमज़ोर तो होगा ही, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी डालेंगे तो आपका घर कमज़ोर के होने के साथ साथ खतरनाक भी हो जाएगा। तो ज़्यादा सरिया डालने के पक्ष में नहीं रहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कितना सरिया डालना है ये तो आपको एक प्रोफेशनल इंजीनियर ही बता सकता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दूंगा इस वीडियो से। लेकिन इस वीडियो के आधार पे कभी भी आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन नहीं करें, बट हाँ, ये ज्ञान आपको मदद करेगा। आपको ये समझ में आएगा कि मुझे इसके लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल का फ़ीस बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके बदले में जो आपको मिलेगा वो आपको लॉन्ग लाइफ,
आपकी हेल्प करता रहेगा। लॉन्ग लाइफ आपको समझ में आएगा कि मैंने ये डिसीजन लेके कितना अच्छा काम किया है। अब देखिए, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, 4 इंच का स्लैब बनाते हैं। सबसे पहले तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये जैसे स्लैब है और जो स्लैब की जो मोटाई है, ज़्यादातर जो मैंने देखा है लोग रखते हैं 4 इंच। ठीक है, 4 इंच आप रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4 इंच कभी मत रखिए, आप कम से कम रखिए 5 इंच। और इससे भी बेहतर है कि आप अगर 6 इंच रखें। लेकिन अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू और ड्यूरेबिलिटी और भी सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो सबसे बेस्ट थिकनेस है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें 5 इंच सबसे बढ़िया थिकनेस है। तो 5 इंच से कम अब स्लैब का थिकनेस आप मत रखिए, प्लीज़ 5 इंच का थिकनेस रखिए। और जो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट तो कितना डालना है ये तो मैं अभी नहीं बता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका घर का साइज़ कितना बड़ा है। जैसे मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, एक नक्शा बनाता हूँ, उस नक्शे पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई घर का नक्शा है, ये कोई एक टेंटेटिव नक्शा मैं बना देता हूँ। ये 2 रूम हो गया, ठीक है, ये बाथरूम हो गया, ये किचन हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये बाथरूम को लिखता हूँ WC, और ये हो गया किचन, और ये मान लीजिए आपका डाइनिंग लिविंग रूम हो गया। ये मान लीजिए एक नक्शा है। अब इसके ऊपर हमें छत डालनी है, तो इस छत डालने में ये देखिए लिविंग रूम सबसे ज़्यादा बड़ा है, लिविंग रूम सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरिया लगेगा। ये बाथरूम बहुत छोटा है तो वहाँ पे सरिया बहुत कम लगेगा, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इसमें कम लगेगा। किचन में भी बहुत कम लगेगा, है ना, तो कम लगेगा उसको डाउन एरो से मैं लिखता हूँ, और ज़्यादा लगेगा उसको अप एरो से लिखता हूँ। उसी तरह जो बेडरूम है वो लिविंग से छोटे हैं, तो इसमें जितना सरिया लगेगा उससे बेडरूम में कम लगेगा। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे छत में एक ऐसा सरिया डाल दीजिए। पूरे छत में आप एक जैसा सरिया डालेंगे तो आपको क्या होगा, आपके मोटे पैसे फालतू के खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपको रिजल्ट वैसा ही उस लेवल का मिलेगा नहीं जो मिलना चाहिए, जिसके लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी है, पसीना हो रहा है। अब देखिए क्या है कि जैसे एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि अगर आपका रूम जो है 12 बाई 14 का है ना, 12 बाई 14 का अगर रूम है तो इसमें आप 8 के सरिया 8 mm एट द रेट ऑफ 6 इंच C2C डाल सकते हैं। अब आपको ये सरिया जो है ना काफ़ी कम लग रहा होगा जब आप जाएंगे। जनरली मैंने देखा है कि 4 इंच या 5 इंच पे लोग सरिया डालते हैं। 4 इंच और 5 इंच पे अगर आप सरिया डालेंगे तो आपका काफ़ी फालतू का पैसा खर्च होगा। लेकिन दूसरा एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें ध्यान रखने लायक, कि देखिए आपका जो स्लैब है उसका लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। स्लैब में लाइफ डिपेंड करेगा, उसमें जो आपने सरिया डाला है उसकी लाइफ पे डिपेंड करेगा। और किसी भी सरिया या स्टील का लाइफ जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें जंग कितने दिनों में लग रहा है। तो आप क्या गलती करते हैं, आप गलती ये करते हैं कि आपने सरिया बहुत ज़्यादा डाल दिया। तो हमें अगर किसी सरिया को जंग लगने से बचाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चारों तरफ से बंद करके इन्वायरमेंट से अलग करके रखना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट से अलग कैसे होगा, जब उसको हम कंक्रीट के अंदर अच्छी तरह से इनकेस कर देंगे। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा सरिया डाल देते हैं तो कंक्रीट जो है उसको अच्छी तरह से पैक नहीं कर पाता, उसमें एयर वॉइड्स और बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और आपका जो स्लैब का लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्लैब जो है, स्लैब में रेनफोर्समेंट वो क्योंकि बहुत पतला होता है तो पतले में रेनफोर्समेंट की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने डाला तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। दूसरा और डिज़ाइन पार्ट उसका अलग है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये वीडियो मैंने सबके लिए बनाया हूँ
तो खाली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं करूँगा। चलिए अब मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ें तो क्लियर हो गई, रूम का साइज़ अगर बड़ा है तो उसमें सरिया ज़्यादा लगेगा, रूम का साइज़ अगर छोटा है तो उसमें सरिया कम लगेगा, और वो कितना लगेगा वो आपको एक इंजीनियर ही बता सकता है। दूसरा है, मैं अगर ऐसे सेक्शन बनाऊँ, जैसे ये आपका एक स्लैब है और सपोज करिए कि यहाँ पे वॉल आ रहा है, यहाँ पे वॉल आ रहा है, यहाँ पे वॉल आ रहा है, मोटा मोटा एक बनाने की कोशिश की है। मैं हैच कर दिया वॉल, ये वॉल हो गया। अगर आपने मेरी सलाह मानी और अगर आपने सही ढंग से स्लैब में सरिया डाला सही ज़रूरत के हिसाब से, तो विश्वास मानिए आपका सरिये का खर्चा बिल्कुल आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आप जितना सरिया डालते उसका आधा में ही आपका काम हो जाएगा, और जो आपके पैसे बचेंगे उससे आप और भी घर में दूसरा काम करवा सकते हैं। तो देखिए, ये जो स्लैब है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। स्लैब में जब हम सरिया डालते हैं तो हमें सरिया को कहाँ रखना है। ये अगर मेरे कंक्रीट का एज है तो एज से कुछ अंदर रखना है सरिया, एकदम एज पे सटा के नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम एज पे सटा के रखेंगे तो क्या होगा, सरिया जो है इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग टर्म में इसको कहते हैं कवर। ठीक है, आपको कवर रखनी है मिनिमम। देखिए, मिनिमम कवर तो 15-20 mm भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम कवर है 25 mm। इसको कहते हैं 1 इंच। 1 इंच कवर रखिए। आपको मार्केट में बने बनाए 1 इंच के कवर ब्लॉक मिल जाएंगे। कवर ब्लॉक क्या होता है? कवर ब्लॉक एक छोटा सा कंक्रीट का बना हुआ रेडीमेड टुकड़ा होता है, जिसको आप, ये मान लीजिए शटरिंग है तो शटरिंग के बीच में आप उसको प्लेस कर दीजिए जगह जगह पे। उससे क्या होगा कि ये जो आपका रेनफोर्समेंट है वो आपके शटरिंग से 1 इंच ऊपर रहेगा। तो जब आप कंक्रीट पोर करेंगे तो ये सरिया जो ऊपर है इसको कंक्रीट में ये अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। कंक्रीट में जितनी अच्छी तरह से वो पैक होगा तो आपके स्लैब की उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाई, अगर आपने शटरिंग खोला और नीचे से सरिया दिख रहा है, तो आपके स्लैब की एज समझ लीजिए कि कम हो गई। 20-25 साल तो ऐसे ही कम हो गई। वो जो थोड़ी सी गलती हुई उसकी वजह से 25 साल एज कम हो गई। अगर वो 100 साल चलना था तो 50-60 साल में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कवर जो है रेनफोर्समेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जान ही सारा कुछ रस्टिंग में है। रस्टिंग से बचाने के लिए उसको पूरी तरह कंक्रीट से कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है कि सरिया को डाले कैसे। सरिया को डालने के लिए आप जैसे ही जैसे तैसे प्लेस कर देंगे तो हमें उस सरिया का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको डालने के कुछ तरीके हैं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि आप उस तरीक़ों में पढ़ें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो शायद आपको, आप जब काम होता हुआ देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ये मेरा वॉल है और ये मेरा स्लैब है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, एक बेसिक चीज़ आपको बताते हैं। अगर मैं इसको दोनों तरफ से ऐसे खींच रहा हूँ तो इस खिंचाव को हम लोग कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं? खिंचाव को कहते हैं टेंशन। और अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो इस दबाव को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अगर मैंने एक ब्लॉक है, इसमें अगर इधर से ऐसे फोर्स लगा दिया तो इसको कहते हैं टेंशन फोर्स। और इसी को अगर ऐसे प्रेस कर दिया दोनों तरफ से तो इसको कहते हैं कंप्रेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन टेंशन में उसकी मजबूती है 10वां हिस्सा होता है। सिर्फ कंप्रेशन का सिर्फ 10वां हिस्सा ही मजबूत होता है टेंशन में। तो हम लोग ये सरिया क्यों डालते हैं? हम लोग इसीलिए डालते हैं कि कंक्रीट की जो कमज़ोरी है ना, कंक्रीट की कमज़ोरी क्या है? वो टेंशन में कमज़ोर होता है। तो जहाँ जहाँ स्लैब में जहाँ जहाँ टेंशन आने की संभावना है वहाँ वहाँ हम रेनफोर्समेंट अगर डाल देंगे तो हमारा छत मजबूत हो जाएगा। तो
उसके लिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पे टेंशन आएगा और कहाँ पे कंप्रेशन आएगा। इसीलिए ज़रूरत होती है एक इंजीनियर की। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये छत है, ये वॉल्स हैं, तो कहाँ कहाँ कंप्रेशन आएंगे और कहाँ कहाँ टेंशन आएगा। तो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखिए, ये वॉल्स हैं, ठीक है, और ये स्लैब है। इस स्लैब के ऊपर वज़न है। हम लोग चल रहे हैं ना, अपना सामान रखेंगे, हम खुद चलेंगे, तो इसके ऊपर वज़न आएगा। तो ये वज़न जो होगा तो वो स्लैब को किस तरह बेंड करेगा। ये स्लैब यहाँ से नीचे ऐसे हल्का सा बेंड हो सकता है ऐसे, लेकिन यहाँ वॉल है तो वॉल पे तो बेंड होगा नहीं, तो वॉल पे ऐसे बेंड हो जाएगा। फिर ये बीच में इस तरह से बेंड हो जाएगा, वॉल पे ऐसे बेंड हो जाएगा, फिर यहाँ भी ऐसे बेंड होगा, है ना। इमेजिन करिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि ये मेरा बीम है, ये अगर ये स्लैब है, अगर नीचे तरफ बेंड हुआ तो नीचे वाले सरफेस पे टेंशन होगा। अगर वो इस तरह से बेंड हुआ, ऐसे बेंड हुआ, तो नीचे वाले सरफेस पे टेंशन होगा। यहाँ पे ऐसे बेंड हो रहा है तो यहाँ पे हमें रेनफोर्समेंट कहाँ डालना है, सरिया यहाँ पे डालना है। और अगर हमने इसको ऐसे बेंड किया तो ये ऊपर टेंशन आएगा, तो ऊपर सरिया डालना है। तो जितने भी सपोर्ट हैं वहाँ पे हमारे ऊपर में सरिया होने चाहिए, है ना। नया बात सीखा, बहुत लोगों ने नया सीखा होगा, बहुत जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही होगा। फिर उसी तरह ये जो सपोर्ट है यहाँ पे ऊपर में आएगा, फिर यहाँ भी सपोर्ट में ऊपर। अब आइए देखिए, ये जो पार्ट है ना जो लटका हुआ है आपका, जैसे बालकनी वगैरह होता है, तो बालकनी वगैरह होता है तो उसमें कोई आगे सपोर्ट होता नहीं है, तो ये कैसे बेंड होगा, ये ऐसे बेंड होगा, है ना। इसको डॉटेड में बनाता हूँ। ये है आपका, अगर ऐसे बेंड होगा तो इसमें ऐसे बेंड होने पे टेंशन कहाँ होगा, ऊपर। तो ये सरिया जो है ऊपर होना चाहिए पूरे थ्रू आउट कैंटिलीवर पार्ट में, जो कि जैसे आपका छज्जा वज्जा निकला हुआ है उसमें सरिया हमें ऊपर डालना है, नीचे नहीं डालना है। ऊपर नीचे कहने का मतलब, ये स्लैब है तो नीचे वाले सरफेस की तरफ और ऊपर वाले सरफेस की तरफ। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली आपने एक टर्म सुना होगा, क्रैंक। हम लोग क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि हम लोग एक्चुअली में साइड पे सरिया डालते कैसे हैं। और अगर इस तरह से नहीं डाल रहे हैं तो आपका सरिया का पैसा बर्बाद जा रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरह से डालना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये इस दो सपोर्ट के बीच में हम लोग सरिया काटते हैं, यहाँ से ऐसे ले गए, इस यहाँ से लेके हम यहाँ तक मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये हो गया 12 फीट, ठीक है। और ये यहाँ से लेके अंदर अंदर मेजर कर लेते हैं, मान लीजिए ये 10 फीट है, ठीक है। तो ये 10 में 4 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 फीट। तो यहाँ से मार्किंग करिए 2.5 फीट पे, ठीक है। ये मार्किंग कर लिया। अब ये जो यहाँ से सरिया जाएगा ऐसे नीचे नीचे जाएगा, और यहाँ से अगर ये 12 फीट है, ये भी मान लीजिए 10 फीट होगा। अंदर अंदर जो है मान लीजिए अंदर अंदर 10 फीट है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे करिए। तो यहाँ से इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 इधर आएगा, तो ये 2.5 से इसको ऐसे ऊपर मोड़ देना है सरिया को, और सरिया को मोड़ के फिर ये जो हमने मार्किंग किया था वहाँ तक लेके जाना है। ये सरिया इस दीवार के दूसरे छोर से शुरू होगा, 1/4 ऑफ स्पैन, इसको बोलते हैं अंदर अंदर का क्लियर स्पैन, इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन, इंजीनियरिंग टर्म है। तो जो इसकी डिस्टेंस है उसमें 4 से डिवाइड करिए, वो जहाँ पे भी आता है वहाँ से उसको बेंड कर दीजिए, बेंड करके ऊपर ले गए और इस तरह से मोड़ दिया। और ये कहाँ तक ले गए, 0.25, अगला का जो स्पैन है उसका 25% तक। उसी तरह जो दूसरा लेयर पड़ेगा, वो दूसरा यहाँ से जो पड़ेगा वो ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे उठेगा, और फिर ये अगर कैंटिलीवर है तो पूरा टोटल जाके आगे ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर आया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस जगह लगाना चाहें तो हम एक सरिया ऐसे लेंगे,
ऐसे लेंगे, ऐसे लगा देंगे, और एक सरिया यहाँ से लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लगाना देंगे। अब ये बहुत सारे हो गए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एक दूसरे फिगर में समझाता हूँ तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। बेहतर है कि इन सब चीज़ों के लिए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनवाइए, कुछ पैसे खर्च करिए। जो भी आपके लोकल प्रैक्टिशनर हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनके पास जाइए, उनसे हेल्प लीजिए, उनको पूरा अपना प्लान बताइए। आप उनको थोड़ा सा पैसा देंगे, आपको ये सारी चीज़ें वो बना के देंगे, जिससे आपकी घर बहुत मजबूत, बहुत कम खर्चे में बन पाएगा। देखिए अब इसको प्लान में देखते हैं। अगर ये मेरा घर था, ये मेरा था ना घर, ये 2 रूम था, इधर मेरा बाथरूम था, इधर किचन था, और ये मेरा डाइनिंग रूम था, है ना। तो अब हम जैसे यहाँ पे सरिया डाल रहे हैं, इस वाले रूम में सरिया डाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे बेंड करके ऐसे कर देंगे, फिर दूसरा सरिया ऐसे ले जाएंगे, ऐसे बेंड कर देंगे, और ये जो स्पेसिंग होगी 6 इंच, 6, 7, 8, 10 इंच तक जा सकते हैं। अगर छोटा है, जैसे ये है, इसमें 10 इंच का स्पेसिंग रखिए, किचन में 10 इंच का रखिए, रूम में 6, 8 इंच का भी रखेंगे तो चलेगा। इसमें जो बहुत बड़ा है, अब इसमें बीम की ज़रूरत है कि नहीं है, अब कितना बड़ा है, अब जैसे 12-15 का है तो भी बिना बीम के ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15x18 भी है तो भी चल जाएगा। सरिया उसमें आपको स्पेसिंग कम करके 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच पे डालनी पड़ेगी, लेकिन जनरली कभी 5 इंच पे मत डालिए, बहुत ज़्यादा सरिया लगेगा, पैसे आपके ख़राब होंगे। तो ऐसे डालेंगे, फिर दूसरी तरफ भी एक ऐसा लिया, सपोर्ट पे ऐसा कर दिया, फिर ऐसा सपोर्ट पे ऐसा कर दिया आगे तक, ये दूसरे में जाना चाहिए। फिर इधर वाला जाएगा, ये चूँकि हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है तो यहाँ फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, ये आगे तक, है ना। फिर इधर से अगर देखेंगे, ऐसे ऐसे आगे तक, है ना, फिर ऐसे आएगा आगे तक, फिर यहाँ से जो शुरू होगा ऐसे ऐसे ऊपर, यहाँ से जो शुरू होगा ऐसे बेंड होगा ऊपर। तो क्रैंक करना सपोर्ट पे, इधर से ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे। तो एक सरिया गैप करके हमें क्रैंक करना है और एक सरिया को सीधा रखना है। फिर इधर से जो सरिया आएगा वो इसके ऊपर ऐसे जाएगा, ये ऐसे और ऐसे। मुझे मालूम है कि ये छोटा सा इस वीडियो लेक्चर से ये बहुत अच्छी तरह से समझाना आपको मुश्किल है, लेकिन जो लोग भी ये कैच कर पाए होंगे उनको पूरा समझ में आ गया होगा, और ये जो लोग भी इस तरह के काम करते होंगे लगातार, उनकी कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गई सरिया की रिक्वायरमेंट। तो सरिया जनरली मैंने देखा है कि 4 इंच 5 इंच पे लोग डालते हैं और 4 इंच का स्लैब रखते हैं। स्लैब को करिए 5 इंच, कवर प्रॉपर डालिए नीचे से, क्योंकि जब तक कवर अच्छे से नहीं रखेंगे स्लैब का उम्र कम हो जाएगा। तो ये हो गया रेनफोर्समेंट वाला पार्ट। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कैंटिलीवर में आपको किसी भी तरह की कोई बीम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 फीट से 4 फीट तक आपका कैंटिलीवर है, आप आराम से सरिया ऊपर उसके टॉप में डाल दीजिए 8 mm का 6 इंच पे, और पीछे साइड में सरिया जो है कम से कम 1-2 फीट तक उसको अंदर ले जाइए। क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, मिस कन्फ्यूजन होगा। तो ये सब चीज़ें रिस्की हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका वॉल है, ये आपका कैंटिलीवर है, मान लीजिए कैंटिलीवर है 3 फीट का कैंटिलीवर है। तो इसमें सिर्फ ऊपर में ऐसे सरिया डालिए और इस एज से यहाँ इधर तक 2 फीट तक इंसर्ट करिए, 2 फीट, है ना। और ये सरिया होगा 8.5 इंच C2C। कोई दिक्कत नहीं है, ये डाल सकते हैं आप। लेकिन उससे ज़्यादा अगर बड़ा है, 4 फीट 5 फीट का है, तो वो आपको इंजीनियरिंग सलाह लेनी चाहिए। मैंने कई जगह देखा है कि यहाँ पे लोग बीम वीम डाल देते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक प्रॉपर तरीके से अगर उसमें सरिया डाल दिया जाए तो 4-5 फीट तक भी कैंटिलीवर आराम से हो सकता है, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी इसके। तो ये हो गया रेनफोर्समेंट वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है कंक्रीट।
कंक्रीट में 3 पार्ट होते हैं। उसमें एग्रीगेट होता है, मैंने लोकल भाषा में बोलता हूँ, उसमें गिट्टी होता है, सीमेंट होता है और बालू होता है। ये गिट्टी सीमेंट बालू कितने डालने हैं आई बटन में आ रहा है, वो एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। वो बहुत सही तरीके से देखिए और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करिए कि आपका कितना सरफेस एरिया, कितना मीटर क्यूब कंक्रीट आएगा, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि कितना क्या, कौन सी गिट्टी, कितनी अमाउंट में गिट्टी लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा और कितना आपका बालू लगेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीख जाइएगा तो अच्छा है। लेकिन दूसरा है कि गिट्टी कैसा होना चाहिए। गिट्टी जो होना चाहिए वो आपके एक साइज़ का गिट्टी नहीं होना चाहिए। आपने जैसे उठाया और आप उठा के ऐसे हाथ में उस गिट्टी को ऑब्ज़र्व करिए, आपको लगे कि सारी जो गिट्टी के जो टुकड़े हैं वो एक ही साइज़ के दिख रहे हैं, एक ही साइज़ के, तो वो गिट्टी अच्छा नहीं है। वो गिट्टी रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों रिजेक्ट कर दीजिए? वो देखने में आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, एक ही साइज़ का सारा गिट्टी है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग में एग्रीगेट कहते हैं। तो वो एग्रीगेट सिर्फ अगर एक ही साइज़ का है तो वो बहुत अच्छा मजबूत कंक्रीट नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि जो कंक्रीट है वो मजबूत कैसे बनता है? कंक्रीट मजबूत बनता है पैकिंग से। पैकिंग कैसे होती है कि जब बड़ा बड़ा गिट्टी आपस में जुड़ते हैं तो उसमें कुछ वॉइड बच जाता है, बीच में गैप। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे गिट्टी है ना, ऐसे ऐसे जब पैक होगा तो वॉइड बचेगा। तो वॉइड में पहले तो बड़ा गिट्टी से स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर जो छोटा वॉइड है उसमें छोटा छोटा गिट्टी घुसेगा, फिर और छोटा है तो उसमें और छोटा छोटा, उससे भी छोटा है तो उसमें सैंड घुसेगा, और सैंड के बीच में फिर सीमेंट घुसेगा। तो ये सब एक दूसरे में पैक हो जाएंगे, घुस के पैक होंगे। जितना ज़्यादा पैकिंग होगी उतना मजबूत कंक्रीट बनेगा। तो अगर आपको डाउट है कि आपका जो गिट्टी है अच्छा नहीं है, एक ही साइज़ का सारा है, तो बेटर है इससे बचने का, निजात पाने का एक तरीका ये है कि आप 2 साइज़ की गिट्टी खरीदिए। जनरली जो हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ करते हैं वो 20 mm साइज़, उसको बोलते हैं 20 mm डाउन। 20 mm डाउन कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा गिट्टी होगा 20 mm, और बाकी उससे छोटे छोटे भी पार्टिकल्स उसमें होंगे। उसकी पूरी इंजीनियरिंग ग्रेडिंग होती है, वो तो मैं यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन आपके लिए सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, जितनी भी गिट्टी ज़रूरत है उसमें एक खरीदिए 20 mm का, दूसरा खरीदिए 10 mm डाउन, और दोनों को 50% मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो गिट्टी जो होगा, जो आपका एग्रीगेट होगा, वेल ग्रेडेड हो जाएगा। वेल ग्रेडेड कहने का मतलब है कि उसमें सारे साइज अलग अलग साइज़ के जितनी ज़रूरत है वो आ जाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से वो पैक होगा, और एक बहुत बढ़िया कंक्रीट, आपको बहुत मजबूत कंक्रीट मिलेगा। तो ये तो हो गई एग्रीगेट की बात। दूसरी हो गई सीमेंट। तो सीमेंट में सबसे अच्छा है कि आप कोई भी ब्रांडेड सीमेंट यूज कर लीजिए, ACC, अल्ट्राटेक, लफार्ज, जो भी अच्छे ब्रांड का सीमेंट है उसको सीमेंट ले आइए। सीमेंट भी कई तरीके का होता है, कोई भी ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे सीमेंट OPC होता है, PPC होता है, 53, 43, 33 ग्रेड, तो उतने टेक्निकलिटी में मत जाइए। 2 तरह का सीमेंट है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। ब्लैक भी अच्छा है, वाइट भी अच्छा है, मतलब एक दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक आपको काला काला ज़्यादा दिखेगा और एक ज़्यादा वाइट दिखेगा। वाइट सीमेंट थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, ब्लैक थोड़ा सस्ता मिलेगा। ब्लैक सीमेंट को हम लोग कहते हैं PPC। तो वो भी सीमेंट यूज कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। वाइट सीमेंट जो है, मतलब वाइट सीमेंट का मतलब एकदम प्योर वाइट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली जो थोड़ा सा लाइटर होता है वो सीमेंट जो है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC। और जो थोड़ा ब्लैकिश होता है उसको कहते हैं PPC, उसमें फ्लाई ऐश मिक्स होता है। तो आप कोई भी सीमेंट यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क मैं बता देता हूँ, जो OPC अगर है, आप उसके पैकेट पे देखिए, अगर OPC लिखा है वो आपको थोड़ा महंगा भी मिलेगा, लेकिन OPC का ये एडवांटेज है कि वो जल्दी सेट होता है। तो अगर मान लीजिए आपने स्लैब कास्ट किया, उसके अगले दूसरे तीसरे दिन फिर से आपको ऊपर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो बेटर है कि आप OPC यूज करिए, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ जल्दी गेन करेगा। लेकिन अगर आपको ऊपर बाद में कंस्ट्रक्शन करने का बाद में प्लान है, अभी तुरंत उसी सीक्वेंस में नहीं करना है, तो आराम से PPC यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि PPC में भी और भी बहुत तरह के अच्छे एडवांटेजेस वाले गुण होते हैं जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा, वो बेटर होता है OPC से। तो इसलिए इन दोनों में सीमेंट को कैसे चूज करना है वो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तीसरा जो है वो है सैंड।
तो सैंड तो अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई घास पात मतलब ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं हो जो जल जाता हो, वो ऐसा जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं वो उसमें नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो सैंड आप आराम से यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी सैंड में भी कई वैरायटी आती है, कोर्स सैंड और फाइन सैंड। तो जो कोर्स वाला सैंड है वो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद होती है वाटर की ज़रूरत, पानी उसमें कौन सा कैसा मिक्स करें। तो पानी तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोई भी पानी गड्ढे में से निकाल के कंक्रीट में मिक्स मत करिए, खारा पानी मिक्स मत करिए, पानी पीने लायक होना चाहिए। तो अगर आपके एरिया में पानी अगर ट्यूबवेल से अच्छा पानी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कम से कम छत की ढलाई के लिए आप अच्छा पानी टैंकर से मंगवाइए और पीने लायक पानी का ही इस्तेमाल करिए। जैसा तैसा पानी अगर आपने यूज़ किया तो आपके कंक्रीट की लाइफ सीधे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। मतलब अगर 100 साल एज होना है तो वो 25 साल ही रह जाएगा। 25 साल के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, लीकेज होगा, पपड़ी झरने लगेगी, बहुत सारी दिक्कत होगी और फाइनली आपको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो पानी है वो पीने लायक होना चाहिए। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन वाटर पीने लायक पानी अगर ग्राउंड से अगर ले रहे हैं या जो भी सोर्स ले रहे हैं अगर पीने लायक नहीं है तो पीने लायक वाटर का इस्तेमाल ज़रूर व्यवस्था करिए कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम में, अदरवाइज वो दिक्कत करेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि कितना पानी इस्तेमाल करना है। तो पानी कम से कम इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा पानी मिक्स करेंगे तो कंक्रीट कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि लोग पानी ऊपर से भी डाल देते हैं, मिस्त्री ऊपर से भी पानी डाल के, पानी जितना डालेंगे मिस्त्री को काम करना आसान होता है लेकिन आपका कंक्रीट कमज़ोर होता है। इसीलिए पानी का इस्तेमाल करने का एक रेशियो बता देता हूँ। जितना केजी सीमेंट या जितना बैग सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधा लीटर पानी, जितना केजी सीमेंट यानी अगर एक बैग सीमेंट तो 25 लीटर पानी, 2 बैग सीमेंट तो 50 लीटर पानी। इस हिसाब से उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2-3 लीटर इधर उधर, उससे ज़्यादा मत डालिए पानी, ठीक है। और पानी हो गया, सारा कंपोनेंट के बारे में बता दिया। अब है आपका प्लेसिंग कैसे करना है। जब आप रखेंगे डालेंगे तो वो आपको कैसे करना है। पहले तो आपको मिक्सचर में मिक्स करना है, जो कंक्रीट हैंड मिक्सचर अवॉइड करिए। हैंड भी मिक्सिंग की जा सकती है लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो मिक्सचर आराम से मिल जाता है तो मिक्सचर का इस्तेमाल करिए। मिक्सचर में बहुत अच्छी तरह से उसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद प्लेस करने के बाद आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लेस करेंगे तो आपके कंक्रीट के अंदर बहुत सारे एयर वॉइड्स होंगे। उस एयर वॉइड्स को आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके निकालना चाहिए। वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें के एयर वॉइड्स बाहर निकलेंगे तो कंक्रीट एक दूसरे के में पैकिंग जो है बहुत प्रॉपर होगी। उससे 2 फ़ायदे हैं, तो कंक्रीट मजबूत होगा, दूसरा रस्टिंग जो है रेनफोर्समेंट का उसके चांस कम हो जाएंगे जितना ज़्यादा पैक होगा। अगर वो अंदर हवा का बुलबुला रह गया तो वो हवा जो है रेनफोर्समेंट में रस्ट पैदा कर सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है। लेकिन वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना एक एक्सपर्टीज़ का काम है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि आपके जो मिक्सचर हैं, गिट्टी अलग हो जाएगी, बालू और अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। या बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका जो पतले वाले कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाएंगे, गिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना है, वाइब्रेशन करना है, तो फिर आपका अच्छा कंक्रीट बनेगा। और शटरिंग कितने दिन में खोलनी है? शटरिंग खोलनी है 21 दिन के बाद। बेटर है, सबसे अच्छा है आप 28 दिन में खोलें, लेकिन आप 21 दिन के बाद भी खोल सकते हैं। अगर आपके छोटे छोटे कमरे हैं, मतलब 3-4 मीटर या 10-12 फीट के हैं तो आप खोल सकते हैं। लेकिन कंक्रीट जो पूरा स्ट्रेंथ जो देता है वो 28 दिन पे देता है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आराम से आप उसको 28 दिन रहने दीजिए। 28 दिन के बाद शटरिंग खोलिए। तो ये था आपको स्लैब कास्ट करने का एक गाइडलाइन। लेकिन अगर आपका स्लैब ऊपर वाले छत का है, यानी टेरेस का है, उसके ऊपर आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, तो उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करना मस्ट है।
अगर आपने वाटर प्रूफिंग नहीं की तो भी आपका जो छत है उसकी लाइफ कम हो जाएगी बारिश के समय। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर पानी वानी आ रहा है तो उसमें कहीं भी वाटर स्टेग्नेशन नहीं हो। तो जो प्रॉपर छत जो है ना बहुत प्लेन होना चाहिए। अगर हल्का सा स्लोप बना के करेंगे तो और अच्छा है। अगर शटरिंग, अगर मिस्त्री आपका इतना एक्सपर्ट है कि स्लैब को हल्का सा अगर स्लोप दे दे ताकि वो पानी आए तो एक तरफ निकल जाए, कहीं जमा ना हो, स्टेगनेट ना हो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है स्लैब ख़राब नहीं होगा जल्दी, पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी ऊपर से आएगा और स्लोप में निकल जाएगा। उसके बाद छत में आपको प्रॉपर ड्रेनेज का व्यवस्था करना है ताकि पानी निकले और ड्रेन होकर बाहर निकल जाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर जो ड्रेन पाइप है वो सब कैसे लगाने हैं, वो सब तो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अगर ये सीरीज़ आपने पसंद किया तो इसमें हर चीज़ की बारीकी के बारे में आपको ज़रूर गाइडलाइन दूंगा ताकि आपका घर बहुत अच्छा बने और बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका साथ दे और परेशानी ना दे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको स्लैब कास्टिंग के बारे में बताया है और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको दी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से इन सब चीज़ों में दिमाग ना लगाइए। अगर आप इंजीनियर नहीं हैं, इंजीनियर हैं तो आप तो ज़रूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर नहीं हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं, अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर नहीं हैं तो आप इसकी कॉम्प्लिकेसी को समझ गए होंगे और आप, मुझे लगता है कि ज़रूर जाएंगे किसी प्रोफेशनल डिज़ाइन इंजीनियर से हेल्प लेंगे। और जो लोग नॉन इंजीनियर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आप घर बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं आप, तो उसमें से उस घर को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा पैसा आप अगर खर्चा करेंगे तो मुझे तो लगता है कि वो पैसे आपके सेव हो जाएंगे। आप अगर 50,000 1 लाख किसी इंजीनियर को देंगे, वो आपका पैसा उससे ज़्यादा सेव भी करा देगा। ज़्यादा अच्छा फंक्शन वाला घर जो कि इस्तेमाल करने में आसान हो और आपको बहुत अच्छा एहसास देता रहेगा आपके लाइफ टाइम। तो घर आपका एकदम सपनों का घर बन जाए, घर आपका पसंदीदा बन जाए, इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, फटाफट लाइक जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए। और जो भी लोग आपके सर्कल में घर वर बनाने की सोच रहे हैं या बना रहे हैं, उनको ये वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए। जो भी इंजीनियर हैं ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये इन सब चीज़ों के बारे में बताओ, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, तो आप दूसरे को गाइड भी कर पाएंगे। तो आप सभी इंजीनियर्स को भी शेयर करिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक इंजीनियर है, वो बेचारा इंजीनियर है, कहाँ काम कर रहा है, क्या फील्ड है उसकी, लेकिन लोग उससे सलाह लेने पहुंच जाते हैं। और एक बहुत दिक्कत की बात ये होती है कि कोई इंजीनियर होकर ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं है या मुझे अभी देखना पड़ेगा, इतना मैं कन्वर्जेंट नहीं हूँ। तो बेटर है कि आप ये सब नॉलेज लें, इसको आप शेयर करें इंजीनियर्स को, और वो अगर उनके पास कोई आता है तो वो सही सलाह लोगों को दे सकें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को वायरल करिए, बहुत ही काम का वीडियो है। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने एक और चैनल शुरू किया है और उस चैनल का नाम है पैम एकेडमी, जिस पे मैं IIT JEE से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। तो IIT JEE से बेसिकली फ़िज़िक्स के वीडियोस, लेक्चर अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। तो ये आई बटन पे उसका लिंक भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ आप उस चैनल को जाइए, देखिए। अगर आपका कोई भी है, जो कोई भी आपके सर्कल में, रिलेशन में, दोस्ती में कोई है जो IIT JEE का तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और अगर आप भी जानना चाहते हैं, ऐसा चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पैम एकेडमी को भी आप लोग देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।